चलो, एक बार फिर से तुम लोगों का वेलकम है। एक नया मतलब कि टॉपिक के साथ। बच्चे प्रायः यह बोलते रहते हैं कि सर हम 11th में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो 12th कैसे पढ़ें? 12th में कैसे मतलब कि नॉलेज को और बढ़ाएंगे अगर हम 11th कुछ नहीं जानते हैं तो? देखो, एक बात तो तय है, 11th पे आधारित तो 12th है। कुछ टॉपिक हैं 11th का जो कि 12th में डायरेक्ट जो है ना उससे रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड है, इधर उधर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक हैं जो कि तुम 9th और 10th में भी पढ़े हो। अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो वो प्रायः जो है 9th और 10th में पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड है, थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा नहीं लेना चाहता है बच्चा, तो उसमें क्या है कि थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ा तुम्हारा क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ऐसे में आप बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन 2-4 वीडियोज हम डाल देंगे। 2-4 वीडियो कहने का मतलब है डाल देंगे, जिसमें कि जो ज़रूरत है तुमको किसके लिए, 12th के लिए, 11th का हिस्सा उसमें बहुत आ जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा वीडियो नहीं डालेंगे ताकि तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हम आपको थोड़ा सा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर बायोलॉजी आप जानना चाहते हो, अगर बायोलॉजी तुम जानते हो कुछ भी, तो एक बेसिक चीज़ जानता होगा तुम कि हर जगह ज़रूरत होता है, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। और जितना भी लिविंग थिंग्स तुम्हारे अगल बगल दिख रहा है, चींटी दिख रहा है, चाहे वो तुम्हारा एलिफेंट दिख रहा है, चाहे वो पीपल का पेड़ दिख रहा है, और चाहे वो घास दिख रहा है, और चाहे तुम बैक्टीरिया का नाम सुने हो, चाहे तुम खुली आंखों से नहीं देखे हो, क्योंकि बैक्टीरिया को देखने के लिए तुमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सब सेल से बना हुआ होता है। और जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सेल्स के बारे में जानना चाहिए, सेल के बारे में जानना चाहिए, इसको हम लोग कोशिका कहते हैं। तो बेसिक की अगर बात करें तो सबसे पहले एक जो आपका चैप्टर है 11th में, ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक चीज जानना है कि कोशिका क्या है, कोई जीव का आधार है, बेसिक आधार है। ठीक है, इसको तो कम से कम जानो तुम। ठीक है, तो आज जो एक बात कहना चाहेंगे, क्या क्या पढ़ना है पहले फोकस हो जाते हैं। जो आज हो सकेगा, मतलब कि जो वीडियो में हो सकेगा, कहने का मतलब है कि कम समय में, फिर नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे। तो थोड़ा सा बस इसको देख लेना है, और एक बार देख लेना है, बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, और जानना भी जरूरी है। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा बकवास करने से बेटर है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट रखो तुम, क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ना चाहोगे, या छोड़ो ना, बीएससी नर्सिंग करना चाहोगे, एग्रीकल्चर करना चाहोगे, किसी यूनिवर्सिटी में तुम बीएससी करना चाहोगे, उसके लिए एग्जाम होता है। ठीक है, तो कुछ में भी तुमको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो बेसिक अगर होगा तो 12th तुम्हारा अच्छा होगा। अगर 11th नहीं पढ़े हो तो, अगर तुम 11th पढ़े हो तब तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक बार देख लेना है, एक बार रिव्यू कर लेना है तुमको बैठ करके। अगर जो जानता है पहले से, और जो नहीं जानता है वो व्यू करेगा, समझ गए? तो आ जाओ। एक बात तुम लोग जानते हो कि पहली बात, सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सेल की बात करते हैं, हाँ, तो सेल क्या है, आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा, ये चीज जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं बेसिक है। किसके लिए बेसिक है? आपका बेसिक फॉर क्या? ये पूरा का पूरा नॉलेज हम तुमको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। ये छोटा छोटा वीडियो में भी संभव नहीं है, अगर 10-20 वीडियो भी डाल दिए तो भी संभव नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट तुमको 11th पढ़ना ही पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, तुमको खास नहीं, नए बच्चे जो आए हैं वो बोलते हैं कि सर मैं गांव से डायरेक्ट आया हूं, या फिर हो सकता है कि उनका जो है 11th में नहीं पढ़ा होगा बायो, ठीक है, या पढ़ा भी है तो ज़्यादा बेसिक उनको नहीं है, तो उनके लिए है। और बाकी बात जो बच्चे पढ़े हुए हैं यहां भी, वो एक बार व्यू कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है फॉर क्या, 12th। लेकिन ये है क्या, ये तुम्हारा है क्या, किसके लिए है? तो तुम्हारा किसके लिए है ये है आपका 12th के लिए। हाँ, है तो 11th का ही, है तो 9th का ही, और इवन कह सकते हो कि ये 8th का है। तो यहां पर सबसे पहली बात बेसिक जो है 12th का,
यहां पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सेल तुम जानते हो, सेल जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। भाई सबने सुना है तुम लोगों ने बाबा, कोशिका का जो है खोज किया था रॉबर्ट जो है हुक ने। तो विशेष तो कुछ इसमें कहना नहीं है कि किसने खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका खोज जो डिस्कवर्ड किया था, किसने डिस्कवर्ड किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। तो डिस्कवर्ड भाई छोटा सा बात लिख देते हैं क्या, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। यह जरूरी नहीं जानना है, जानना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, जो भी खोज किया उसको भी जाने, बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आइए कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट है किसका भाई, तो सभी जीव का। तो दूसरा अगर मैं पॉइंट बोलूं कि ये क्या है आपका, तो बेसिक यूनिट है। जितना भी जीव आपके इर्द गिर्द दिख रहा है ना, सबका बेसिक यूनिट अगर है तो मेरा ये उंगली किससे बना हुआ है भाई, सेल से बना हुआ है। आपको दिख नहीं रहा है, आपको तो एक ऑर्गन दिख रहा है ना, ये तो उंगली एक ऑर्गन, ये ऑर्गन पूरा मिला हुआ है, तो एक ऑर्गन सिस्टम दिख रहा होगा, ये मस्कुलर सिस्टम जो भी है, ठीक है। आपका जो ऑर्गन बना हुआ है वो टिश्यू से बना हुआ है, और टिश्यू किससे बना हुआ होता है, तो आपको पता है सेल से बना हुआ होता है। सेल के हो सकते हैं टाइप अलग अलग हो, ठीक है, टाइप, सेल का टाइप भी अलग अलग होते हैं। उसका जो है मस्कुलर सेल का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, आपका मसल सेल्स का, न्यूरॉन्स का अलग होता है लंबाई, ठीक है। एपिडर्मल सेल जो ये बाहरी जो स्किन बनाया है ये भी अलग होता है आपका, ठीक है। तो सब अलग अलग है, क्लियर है। तो लेकिन सबका अंदर का स्ट्रक्चर जो है लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, ठीक है। उसका शेप कैसा भी हो सकता है, तो वो सब लिखने की बात यहां पर नहीं है, बस जानना है दुनिया में जितना भी जीव है बाबा सब किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। इवन एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वो भी एक सेल से बना हुआ है। तो यहां पर कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ जो है लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किससे बना हुआ है आपका, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है आपका, सेल है। यानी कह सकते हैं कि जीवन का जो आधार इकाई है, जीवन का इकाई बोलते हैं, जीवन का, हाँ, आधार जो रखा है वो कौन रखा है, जीवन का आधार वो कोशिका रखा है। ये अगर कोशिका ना होता तो हम लोग भी आज नहीं होते, ठीक है। अब यहां पर तो तुम जान गए, देखो कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलते जाना है, ठीक है। ये चीज को तो तुमने जान गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई सेल जो है सबको बनाता है, तो सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सेल किस आधार पर, शेप के आधार पर बोला तुमने, शेप मतलब उसके आकार के आधार पर बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं कि सेल का अंदर का बनावट के आधार पर, तो वो कितने प्रकार का होता है। शेप के आधार पर भी तुम बांट सकते हो, कोई बात बड़ा बात नहीं है। कह सकते हो गोलाकार कोशिका बोल सकते हो, तुम रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हो, स्फेरिकल भी बोल सकते हो। हाँ, ये जो न्यूरॉन है जो कि लेंथ वाइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ब्रांच, इसको ब्रांच टाइप शाखित कहते हैं। तो ये नहीं बोल रहा हूं, वो तो आपके हर बॉडी में, आपके एक ऑर्गन, इसमें भी एक ऑर्गन में भी बहुत प्रकार का सेल्स पाए जाते हैं। किसके आधार पर, तो शेप के आधार पर, आकार के आधार पर। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे पता है किससे मतलब है कि सेल के अंदर बनावट क्या है, सेल कैसा होता है अंदर में। तो सर सेल के अंदर जो बनावट होता है उसको अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि सर बेसिक जो है ये आपका सेल का टाइप्स अगर बोले तो टाइप्स जो होता है आपका ऐसा बोले टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्या, सेल, सेल के प्रकार, ठीक है। हिंदी वाले तो हिंदी सुन लेंगे, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी बायोलॉजी में क्या भाई सब तो एक जैसा है, ठीक है। हाँ, ये वाला इसके टाइप्स अगर मैं बोलूं कितने प्रकार के हैं, तो आपको मैं बोल दूं कि ये आपका जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किसमें, इसके अंदर का बनावट के आधार पर, किसके आधार पर, इसके अंदर का बनावट के आधार पर हम लोग 2 प्रकार का बांटते हैं। आपको पता है एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है
तुम बोलोगे किसके आधार पर बांटा है सर? तो मैं बोला कि सेल के अंदर क्या है उसके आधार पर। तो सर सेल के अंदर क्या है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है। तुम लोगों को पता है कि हम लोगों के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है। सुना है ये नाम अगर आपने नहीं सुना है 11th आते आते, तो अगर 12 आते आते भी नहीं सुना है, तब बोलेंगे कि एक बार आपको जो है 8-9 का बुक पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी कम से कम एक बार देखना जरूरी है। अगर इतना सुने हैं कि चलो भाई केंद्रक होता है, तब काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल जो है ये दो प्रकार के, एक तो आपका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको? प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल। अच्छा देखो, हिंदी में भी बात वही लिखा है एनसीईआरटी में। वैसे मैंने एक चीज और देखा है, ससीम केंद्र की, असीम केंद्र की, ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, तो मैं यही बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आपको भी मैं बोलूंगा हिंदी में भी वही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। बस देख लेना है थोड़ा फास्ट करके, यूकैरियोटिक, अंग्रेजी में अंग्रेजी ही लिख दिया मैंने, यूकैरियोटिक सेल, ऐसे समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या अंतर है, तो मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगा कि सर अंतर के पीछे मत जाइए, 100 अंतर है, आपको 3 अंतर याद रखने हैं। 100 अंतर है, आपको 3 ही अंतर याद रखने हैं, ठीक है। जब 12th में मैं बोलूंगा कि डिजीज चैप्टर जब जाएंगे 12th में, तो वहां बोलेंगे कुछ बैक्टीरिया हो जाए जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जितने भी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा यार प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब सिंपल होता है कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं हो। अब और भी चीज नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गोल्गी बॉडी भी नहीं होता है, होने का तो बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 2-3 चीज अंतर याद रखना कि इसमें जो है आपको, अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर केंद्रक जो है आपका नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, और कोई बात नहीं है। जब देखने में अच्छा लगता है तो पढ़ने भी अच्छा लगता है। वैसे जल्दी जल्दी में तो हम लोग लिख देते हैं बच्चे को समझाने के लिए, जिस तरह से बच्चा समझ भी जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। पहला एक चीज, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंट का मतलब समझ रहे हैं, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस इसमें नहीं है। सर इसमें तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस है, और प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस फटाफट आप कर सकते हो, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस एक चीज हो गया। दूसरा, इसमें याद रखेंगे कि ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करेंगे। अब एक बात बताना चाहते हैं तुम लोगों को कि ये चीज तो तुम जानते हो, सेल के बारे में अगर तुम जानते हो तो मानो कि एक सेल मैंने बनाया, ये आपका एक सेल बनाया, देख लीजिए ये आपका सेल बनाया, अंडा के जैसा ही समझिए, अंडा को ही, एक अंडा भी तो आपका एक सेल ही है ना, जो अंडा खाते हो, एक सेल। और ये ऐसा मैंने सेल बनाया, तो सेल के अंदर आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लियस अगर है तो ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर मैं आपका यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, एक यूकैरियोटिक सेल को मैं अगर बना दूं तो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं आपको बनाना, ज्यादा नहीं है आपको, बस यहां पर बस ये मानिए केंद्रक है आपका, क्या है, केंद्रक है। अब यहां पर एक चीज मैंने बताया था तुम लोगों को कि इसको मैं पहले क्लियर कर दूं कि यहां पर जो है आपका एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, यहां पर एक चीज और जोड़ देना है, क्या, एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बड़ा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ संरचना नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसमें क्या होगा बाबा, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये लाइन कट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइन चला गया है स्मूथ, देखते हैं फिर से वापस आ ही जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं,
इसमें क्या है, और सेल कम से कम बेसिक खत्म कर लेंगे और 5-10 मिनट लगेगा। और इसके बाद फिर जो है जो जो जरूरत होगा 12th के लिए उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ जी, पहले तो इसको आ जाओ, इसके बाद अपना ब्लैक स्क्रीन कर लो, दिखे अच्छा। इसके बाद अपना जो पढ़ाया हुआ था उसको ला लो, ये पढ़ा रहा था मैं और ये पढ़ा रहा था तो आपका ये था। ठीक है, क्लियर, बस हो गया, फिर वापस आ गए। अब यहां पर देखो, मैंने कहा एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं फिर वही बात, यहां एब्सेंट है तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑफ क्या, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ पता है ना, कि अंदर में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ संरचना होता है, इसमें नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अभी मैं एक फिगर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे अंतर हैं। यहां पर जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम 70S होता है, 70S राइबोसोम। राइबोसोम छोटा होता है जिसको S का मतलब स्वेडबर्ग, यहां पर होता है दोनों। देखिए यहां पर मिस्टेक मत करना, बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि बस यही पढ़ के चला जाता है कि सर इसमें 70 होता है, नहीं, दोनों होता है, इसमें 80 नहीं होता है, 70 भी होता है। तो यहां पर क्या हो गया, 70S स्वेडबर्ग एंड 80S राइबोसोम। और भी बहुत सारे अंतर हैं, ये बेसिक आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह 12th में जरूरी है, इतना कम से कम। और भी बहुत सारे हैं, इसमें मोर देन जो है 1 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक ही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसमें एक प्राय एक सेल वाला प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वो तो बाद में है कि कोशिका यानी सेल की संख्या के आधार पर बांटेंगे जीव को। तो जीव होते हैं दो तरह के, एक कोशिका वाला जीव उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, एक से अधिक वाला को कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो यहां हम लोग इसके अंदर के आधार पर बांट रहे हैं, सेल का टाइप बांट रहे हैं, हम जीव का टाइप नहीं बांटते हैं। जीव को तो मैं बांट सकता हूं यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो वो आपका विशेष ज्यादा दिक्कत वाला है नहीं। अब यहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर कम से कम जाना। देखो गांठ बांध लेना, इसको मिस्टेक मत करना कि सर न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, इसमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसमें होता है। और ये 3 और बाकी अंतर जो है ना, मैंने बोला इसमें प्लाज्मिड होते हैं अक्सर, इसमें प्लाज्मिड नहीं होते हैं, जो कि 12th में पढ़ना है, जो कि हम आपको जो है यहां पे क्लियर करेंगे। तो एक चीज और याद रखेंगे कि यहां पर जो है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। देखो थोड़ा सा तो टेढ़ा है क्योंकि आप 12th भी पढ़ना चाहते हो और तो और 11th का बेसिक लेना चाहते हो, तो 11th का बेसिक क्या छांट के दे दें, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा चीज को दे दें। यहां पर एक चीज आपका हार्ड आ चुका है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड आपने सुना है 11th में, पहला ही चैप्टर में, सॉरी पहला चैप्टर में नहीं, ये आपका जो था यूनिट 3 में था, जहां पर सेल पढ़ना था, उसी में दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर खास करके बैक्टीरिया में उसके साइटोप्लाज्म, चूंकि सेल है तो सेल के अंदर का जो द्रव है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें प्लाज्मिड होता है और इसमें जनरली एब्सेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेजेंट नहीं होता है, जनरली एब्सेंट होता है, कुछ कुछ में होता है। तो जनरली क्या होता है आपका, जनरली आपका एब्सेंट ऑफ प्लाज्मिड। देख बाबा यहां तक तो आपने कोई दिक्कत नहीं किया, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये वाला आपका यहां पर से इसको आपने सीख लिया, यहां पर थोड़ा बहुत इसको रहने दीजिए यहां पर। अब जो है उधर देखिए, मैंने कहा कि सेल का एक स्ट्रक्चर बेसिक देख लेंगे क्या क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन कि सेल के अंदर होता क्या है। तो बाबा सेल के अंदर जो होता है, पहली बात मैंने बोला कि अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं और एक बात और कर लेते हैं कि सर एक प्रोकैरियोटिक भी बना देते हैं यहां पर, तो इसमें अंतर हो जाएगा, तुरंत तुम पढ़ लोगे।
और तुरंत तुम सीख भी जाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये मानिए कि आपका यूकैरियोटिक सेल है, और ये वाला आपका जो है, आपका ये वाला थोड़ा मैं बना देता हूं, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक का, एक बैक्टीरिया का ही मान लो। क्योंकि इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जितना भी बैक्टीरिया है वो आ जाएगा। आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा, सुना है आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया भी सुना होगा, नहीं सुना है तो हम लोग पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जब एंजाइम का होगा बनावट तो वहां पर देखेंगे। हाँ, इसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी थोड़ा मैं जिक्र करूंगा, जहां जरूरत होगा वहां जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया पुराना बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, और आपका माइकोप्लाज्मा सुना होगा, माइकोप्लाज्मा सबसे दुनिया में छोटा सेल है, ये भी प्रोकैरियोटिक होता है। तो बहुत सारे हैं, स्पायरोकिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आपको बेसिक याद रखना कि ये प्रोकैरियोटिक में आता है। और यूकैरियोटिक में क्या कहना, इसमें तो सब है बाबा, हम हैं बैक्टीरिया बोल रहे हैं, बैक्टीरिया सब तो इसमें आता है, हम हैं यानी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, हाँ आपका है फंगाई है, जितने भी फंगाई हैं इसको फंजा बंजा बोलते हैं आप, और आपका बहुत सारे हैं यहाँ पर, प्रोटिस्टा जो है वो, प्रोटोजोआ वो, जितने भी सब आते हैं इसमें, यानी प्लांट, एनिमल, फंगाई, इसके बाद प्रोटिस्टा, ये सब आता है यूकैरियोट में, ठीक है। जितना भी मोनरा आपको है, मोनरा समझ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन तो पढ़े होंगे थोड़ा ऑलरेडी, नहीं अगर 11th में पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो 9th में ही पढ़ा होगा, आपने तो क्या कहते हैं 12th में ही पढ़ा होगा ना, और 12th तो अब गए ही हैं, 11th में नहीं पढ़ा तो आपने 9th 10th में ही पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन जहां मिला होगा पढ़ा होगा। तो वहाँ क्लासिफिकेशन है प्लांट के जो होते हैं, पूरा प्लांट ने पूरा यूनिवर्स का, जितने भी, यूनिवर्स क्यों बोलेंगे भाई, पृथ्वी पर ही जीवन है, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है कि देखो भाई, एनिमलिया है, एनिमल्स में है, प्लांटी है, ठीक है, प्लांट के ग्रुप में होता है, एक फंगाई है, जितना कवक, जिसे मशरूम सुना होगा तुमने, ईस्ट सुना होगा, इसमें है, बहुत सारे सुना होगा आपने, एक पेनिसिलियम नोटेटम सुना होगा, नहीं सुना, सब ये फंगाई ग्रुप का है, बहुत सारे हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, यही पढ़ना है आपको 12th में, यही पढ़ना है। तो कहां कहां से निकाल के दूं, जहां पे मौका लगेगा वहां पर निकाल के दे रहा हूं मैं, बस सुन लेना एक बार, और एक बार नहीं 2 बार भी मौका लगेगा, 2 बार भी सुन लेंगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा मजबूती बढ़ जाएगा। और बाकी बात, जितना मोनेरा है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बहुत छोटे छोटे एक सेल का बना हुआ, वो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहां पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात, समझ गए बात को। अब सुनिए यहां पर कि मैंने एक बनाया आपका यूकैरियोटिक सेल, एक इसमें जो है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूं, जो कि कुछ क्षण के लिए आपको है, बाकी बात आप बोल्डनेस इसमें आ जाएगा तुमको। एक बात जानो, अगर ये साधारण अगर यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में अगर आपका है सबसे बाहर, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुन लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे बाबा कोशिका मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ कोशिका झिल्ली, सब वही है। तो ये वाला भी तो है, ये वाला भी तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुनिए ये वाला भी है, लगभग सबका बनावट वही होता है, सुन लो पहले। अब बात ये है, सुनिएगा जरा गौर से, कि सर इसके अंदर जो द्रव है, इसके अंदर जो द्रव है, सुनना कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी छूट रहा है, सबको शंका भी बुझा रहा है, सर सेल वाल नहीं दिए हैं, मैं जानता हूं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ते चलें आप। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, यानी कि ये तो न्यूक्लियस है आपका, ये वाला आपका जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो अंदर में यहां पर है, ये साइटोप्लाज्म, तो ये अंदर में साइटोप्लाज्म, सॉरी उल्टा कर देते हैं, ये है साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म, जबकि ये आपका न्यूक्लियस है। तो 2 चीज को याद रखेंगे कि यूकैरियोट में आपका न्यूक्लियस और इसके बीच में जो प्रेजेंट मटेरियल है, द्रव है, उसको आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म। तो यहां पर मैं बोल दूं, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म, तो ये है आपका साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव, इसको आप बोलते हो हिंदी में कोशिका द्रव, और ये वाला आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के झिल्ली जो है, न्यूक्लियस का जो ये बाउंड्री है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए, सब पढ़ेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है, और 11th में ही पढ़ना है। अब ये वाला जो है आपके अंदर, ये इसमें भी होता है, इसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मैंने बोला ही यहाँ न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो ये वाला जो है आपका,
ये आपका क्या है स्ट्रक्चर, ये वाला आपका साइटोप्लाज्म, सुनिएगा, ये वाला आपका इसके अंदर, ये आपका साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। अब सुनिएगा, लेकिन होता क्या है कि अगर आपका एनिमल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर प्लांट है तो बाहर में एक लेयर और होगा, बाहर में एक लेयर इसके सटा हुआ होगा, ऐसा इसका एक लेयर सटा हुआ होगा, जिसको कहते हैं सेल वाल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं आप, सेल वाल। तो सेल वाल होता है, लेकिन किस में, एनिमल्स के सेल्स को छोड़ करके, कुछ प्रोटोजोआ के सेल को छोड़ करके इसमें क्या होता है आपका, सेल वाल होता है। जैसे कि आपका फंगाई है, उसमें भी सेल वाल होता है। और ये पूछता है आपको 12 में भी पढ़ना है कि फंगाई का सेल वाल किससे बना होता है, और वैसे ही जनरल कंपटीशन में पूछता है, जिसका नाम होता है काइटिन। क्या नाम है, काइटिन। अब मैं उतना, बैक्टीरिया का भी सेल वाल होता है, जितना ही बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में भी होता है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होता। ये भी याद रखना आपको कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो लिखे प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें सेल वाल नहीं होता है। आर्की बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है, और इसके सेल वाल का बनावट भी थोड़ा थोड़ा अंतर करता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर, लेकिन वो बाद में देखते जाएंगे, अगर मिलता गया तो करते जाएंगे, नहीं मिला तब तो खैर इतना तो बेसिक आपको जानना है, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो साइटोप्लाज्म और मैंने बोला चलिए सॉरी खांसी है। अब देखिए, इसके बाहर भी आपका सेल वाल होता है। मैंने बोला था कि चाहे बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोटिक में भी सेल वाल होते हैं। तो थोड़ा दूसरा कलर बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है भाई। ये आपका सेल वाल है, ये बाहर है, ठीक है। अब ये है आपका सेल वाल, ये आपका सेल वाल। अब तुम बोलोगे सर कि दोनों के सेल वाल में अंतर है क्या, यहां भी तो आपने सेल वाल ही लिखा। सर बनावट में बहुत अंतर है सर, ठीक है, आपके बनावट में दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग में तो सेल वाल होता ही नहीं है, हम लोग में सेल वाल तो होता ही नहीं एनिमल्स में, लेकिन इसके सेल वाल में अंतर है। इसका जो प्लांट का सेल वाल होता है, ये बना होता है सेल्यूलोज का। सुनते जाना, बहुत सारा लिखाना संभव नहीं है, लेकिन बेसिक आपका बोल्ड हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, सेल वाल जो है आपका किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का, लेकिन प्लांट का। तो यहां 3 चीज याद रखेंगे, कम से कम 2 चीज तो जरूर याद रखेंगे। इसको मैं यहां पर बना दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं, और यहां पर ये सेल वाल है, ठीक है। और ये सेल वाल आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये फंगाई है, कौन है, फंगाई, कवक है, जिसको कहते हैं कवक, फंगाई, फंगाई जिसको कवक कहते हैं बाबा, उसका सेल वाल आपको याद रखना है। बायोटेक्नोलॉजी में भी काम देगा आपको वहां पर इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। इस बार भी पूछा है, बिहार बोर्ड सुनते हैं और देखे भी हैं क्वेश्चन। ये बना होता है आपका काइटिन का, किसका बना होता है, काइटिन। अच्छा, हिंदी में लिखा गया तो भी ठीक है, काइटिन। किटिन, किटिन मत पढ़ना, काइटिन पढ़ना। अगर यही चीज आपका सेल वाल है, यही सेल वाल अगर आपका किसका हो, यही सेल वाल आपका हो प्लांट का, तब क्या कहानी बनेगा। सर इसका बना हुआ तब नहीं होता है, तब आपका जो है यहां पर ले जाइए। और ये सेल वाल, क्योंकि मैं एक ही सेल में बना दिया हूं सेल वाल, तो यहां अगर मैं बात करूं किसकी भाई, तो अगर मैं बात करूं प्लांट का, सुनिएगा जरा गौर से, प्लांट का, तो प्लांट जो बना होता है मालिक, वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। याद रखेंगे सेल्यूलोज। और भी होते हैं, पैक्टिन होते हैं, और आपका और कुछ हार्डनेस बढ़ेगा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बेसिक आपका जो है, बेसिक जो है आपका वो क्या है बाबा, ये है सेल्यूलोज, ठीक है। तो प्लांट सेल्यूलोज, फंगाई काइटिन, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है कुछ प्रोटिस्टा में भी कुछ होते हैं, जैसे युगलेना वगैरह, उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है। शैवाल तो जानते हैं उसमें भी होता है, क्योंकि शैवाल किसके अंदर आता है, प्लांट के अंदर, तो उसमें भी थोड़ा सा मैनेंस वगैरह होते हैं, तो वो आपको जो है ना बहुत अंदर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि तब तो फिर वही बात हो गई। बस इतना करना है कि हमको जानना है कि भाई सेल वाल होता है किसमें, कवक में और प्लांट में। एनिमल्स में तो सेल वाल होता है नहीं, सबसे बाहर बाउंड्री होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन इसका जो सेल वाल होता है, इसका बैक्टीरिया का अगर बात करें या आर्की बैक्टीरिया का,
बैक्टीरिया का खास करके आपको जानना है कि ये सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है उसका नाम है आपको पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको म्यूरिन भी बोलता है। ये बात एकदम रट्टा मार लीजिए भाई, ठीक है, और नहीं तो फिर कभी न कभी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो लाइसोजाइम पढ़ाएंगे आपको। ये लाइसोजाइम आंख में आंसू में प्रेजेंट रहता है, जो हमको उस समय काम है कि इसके सेल वॉल को तोड़ता है। तो सेल वॉल किसका बना होता है तो वहां भी जानना है, पेप्टिडोग्लाइकन का। तो यहां पर आपका क्या है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, पेप्टिडोग्लाइकन। वीडियो लंबा नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, थोड़ा इधर कर लिए, दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा। सेल वॉल जो है आपका, ये सेल वॉल ऊपर में जो है ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन हिंदी में वही होता है, गुस्सा के देखने का या सोचने का जरूरत नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूरिन। इसको क्या कहते हैं, म्यूरिन। ये म्यूरिन भी जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं म्यूरिन पूछ देता है, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है, ये आपको नीट में पूछता है कि भाई नाग और नाम का बना होता है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं किसमें। अब देखिए इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, मैंने बोल ही दिया, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, ये फोल्डिंग होता है इसका, ये जो है ये मेम्ब्रेन है अंदर की ओर फोल्डिंग होता है, जो मैं बता रहा हूं। इसको कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम जो है आपका काम करता है क्या, रेस्पिरेशन का। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब यहां पर देखिए इसके जो साइटोप्लाज्म था किसका, यूकैरियोटिक का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट का सुने होंगे, उसी का जो है, हाँ, प्लास्टिड का टाइप ही क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद इसमें गोल्जी बॉडी होगा जी, इसमें क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगा, ठीक है, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये सब जितने भी स्ट्रक्चर थे ना या है ना, ये सब क्या है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर, तो यही वाला इसके साइटोप्लाज्म में होता है। किसके साइटोप्लाज्म में, तो यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कहीं नजर नहीं आएगा आपको, कहीं नजर नहीं आएगा। इसके बाद इसमें आपका क्या होता है, फ्लैजेला होता है। चारों ओर क्या होता है आपका, किसी किसी में तो इसमें होता है सिलिया भी होता है, किसी किसी में फ्लैजेला होता है, मोस्ट ऑफ नहीं होता है। इसके बाद इसमें चारों ओर जो है तो आपका फिमरी होता है, पीली होता है। ये फिमरी और पीली इसमें नहीं होता है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम 70S का होता है, मैंने बताया था। एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसने राइबोसोम को अच्छी तरह से समझाया, खोजा। वही स्वेडबर्ग के नाम पर आपको क्या दिया, एस यूनिट दिया। जैसे किलोग्राम के नाम से आप कहते हैं केजी, हाँ, किलोमीटर कहते हैं, इसका मतलब डिस्टेंस नाप रहे हो आप, तो यूनिट होता है। यहां पर भी यूनिट जो होगा वो क्या होगा आपका यूनिट 70S। और यहां पर देखिए मैंने बोला था, ये चीज को याद रखिएगा, आपका 12th में भी पूछा है आपका क्वेश्चन कि इसमें कितने प्रकार के राइबोसोम हो। तो चूंकि राइबोसोम तुमको पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है। अब प्रोटीन सिंथेसिस आपको कहां पढ़ना है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन, डीएनए के चैप्टर में, यानी कि डीएनए क्या कहते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी में, मोलिकुलर जेनेटिक्स में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये अब जो चैप्टर है ये 5वां चैप्टर है। अब 5वां चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो उसमें आपको रेप्लिकेशन पढ़ना होगा, यानी डीएनए से डीएनए कैसे बनते हैं। अभी सुन लो, तो प्रोटीन भी बनना, तो प्रोटीन बनना है, तो प्रोटीन कौन बनाता है आपका, राइबोसोम। एक भी चीज जानना, प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको पढ़ना है, इसलिए बेसिक यहां भी जानना है। तो एक बात जान लो, राइबोसोम यहां पर होता है इसके साइटोप्लाज्म में, ये होता है 80S। यहां पर जितने भी राइबोसोम, हजारों राइबोसोम होंगे, ये होंगे 80S, ये है 80S। लेकिन तुम कहोगे सर आपने तो बोला 70 भी होता है, तो 70 यहां दो जगह होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और कहीं नहीं होता है। तो इसके अंदर जो राइबोसोम होगा, इसके अंदर किसके अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एम लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर भी राइबोसोम होता है, जो कि आपका होता है 70S का। और बाकी इसीलिए मैं बोलता हूं कि यूकैरियोट में 80S भी है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में है, और इसके अंदर है 70S। तो पूरा यूकैरियोट में आपका दोनों टाइप का राइबोसोम हो जाता है। क्लियर है। बाकी बात ये स्ट्रक्चर आपको जानना है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, मैंने बताया। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं आपके, इसमें होते हैं ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं, उतना तो हमको विशेष जाना नहीं है, बस आपको जानना था, हमको आपको बताना था भाई तुमको कि क्या भाई कि सेल्स जो हैं
पूरा बेसिक यूनिट है। और सेल्स के कितने टाइप होते हैं अंदर के बनावट के आधार पर, तो एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और दूसरा आपका यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और इसके बाद मैंने बोला कि यूकैरियोटिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम लोग प्लांटी हैं, एनिमालिया हैं, फंगाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, इसमें यूकैरियोटिक सेल है। बाकी बाद मोनरा जितना भी आता है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और भी कुछ आता है। ठीक है, ये सब आपका आता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो एक बेसिक नॉलेज दिए। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, राइबोसोम को तो आपको याद ही रखना है कि प्रोटीन बनाता है, ये सब। इसके अंदर आपका क्रोमोसोम होता है, इसमें भी आपका एक गोलाकार जो होगा आपका क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम, ये गोलाकार डीएनए होता है बना हुआ। ठीक है, डबल स्टैंड का बना होता है। और मैंने एक चीज बोला था, इसमें प्लाज्मिड नहीं होता है, कहीं कहीं देखा गया है, जिसे ईस्ट में देखा गया है। ईस्ट भी आपका क्या है, यूकैरियोटिक है, लेकिन इसमें तो हर जगह आपको प्लाज्मिड मिलेगा। जितना भी सेल है सभी में आपका क्या मिलेगा, प्लाज्मिड मिलेगा, सभी में प्लाज्मिड मिलेगा। ठीक है, तो इतना सा स्ट्रक्चर आप क्या करेंगे, करके रखेंगे। इसके बाद एक बेसिक नॉलेज दिया। इसके बाद आपका दूसरा जो है, इसी में दूसरा सीरीज, दूसरा टॉपिक इसमें करेंगे हम पूरा। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत छूटा जो है आपका, जैसे प्लाज्मिड क्या है। अब तुम बोलोगे सर आप ये क्यों नहीं पढ़ा देते हैं हमको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ज्यादा नहीं, जिसका जरूरत होगा। नहीं तो प्लाज्मिड बताना जरूरी है, प्लाज्मिड को बता देंगे। प्लाज्मिड बहुत जरूरी है, आगे प्लाज्मिड बहुत जरूरी है। ठीक है, 12th में तो प्लाज्मिड बता देंगे, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में। इसके बाद नहीं, क्रोमोसोम के बारे में सेपरेटली हम बताएंगे तुमको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। ठीक है, तो उसके पहले भी मैं एक बेस बता दूंगा कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के बारे में छोटा सा जानकारी दे दूंगा, ताकि हमको जरूरत नहीं। माइटोसिस और मियोसिस जो है ये भी जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में थोड़ा सा क्लियर जानना चाहिए, तो वो भी शॉर्ट में बता देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है डिजीज जब पढ़ेंगे आप वहां पर, तो कुछ डिजीज क्रिएट करने वाला जीव के बारे में जानना है, तो थोड़ा सा हम आपको बैक्टीरिया के बारे में भी क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा बता देंगे। इसके बाद ये सब जो 7-5-6 टॉपिक मैंने बोला, ये 5-6 टॉपिक को हम लोग को जानना चाहिए, किसके लिए, 12th के लिए। बाकी बात जानना तो सब 11th है, जो कि अभी जो है, अब 12th में जाने के बाद जो बच्चा नहीं पढ़े हो, कहीं नहीं जानते हो, तो असंभव है कि प्लाज्मिड नहीं जानते हो 11th का। अब ये असंभव है आपको कि पूरा का पूरा डीप जाए कि क्रोमोसोम जो है किस चीज का बना होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपका मोलिकुलर जेनेटिक्स, अगर आपका जो बायोकेमिस्ट्री अगर नहीं पढ़े होंगे आप, कहाँ पर, 11th में, जो कि सेल के बाद का चैप्टर है, तो बहुत दिक्कत है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा निकाल करके आपको बता दूंगा, ताकि कहीं जब हम लोग पढ़ें आगे तो लगे कि नहीं सुना हुआ है। और सुना लगेगा तो सुना नहीं लगना चाहिए, सुना लगना चाहिए। तो देखते हैं, आप फिर इसके बाद इसको कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको बढ़ा के देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा के मतलब थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ओके बाय, तब तक फिर मैं आपका दूसरा सीरीज